नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में। और हम लोग आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और वो चैप्टर होने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, यानी परिसंचरण तंत्र के बारे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छे भाषा में। साइंस का ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो बढ़िया से आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करिए। आइए देखते हैं, एक एक करके हम लोग करेंगे। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, किसी भी प्रकार का पेन नहीं लेना है, आराम से धीरे धीरे एक एक करके सुलझा के हम लोग पढ़ेंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं। आइए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, और मैं बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने वाला हूं। आइए, बात हो रही है परिसंचरण तंत्र की, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। परिसंचरण तंत्र की, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको समझते हैं, परिसंचरण तंत्र के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? देखिए, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेट और एक होते हैं नॉन वर्टिब्रेट। हिंदी में कहें तो कशेरुकी जीव और एक होता है अकशेरुकी। साधारण सी भाषा में अगर इन दोनों में अंतर बताएं तो जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट होता है, यानी सिंपल सी बात कहते हैं, जिसके पीछे यानी मेरुदंड होता है, उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है ना। और जिनमें वर्टिब्रेट नहीं होता, यानी स्पाइनल कॉर्ड या फिर उसको दूसरी भाषा में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नॉन वर्टिब्रेट कहते हैं, अकशेरुकी जीव होते हैं। जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं, जितने भी कशेरुक यानी वर्टिब्रेट जीव होते हैं, उन सभी में क्या पाया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। अब मानो क्या है, एक वर्टिब्रेट है क्योंकि हमारा क्या है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक गाय, एक भैंस, एक शेर, सब के सब क्या है? सब के सब वर्टिब्रेट हैं, सब के सब क्या है? कशेरुकी जीव हैं। अकशेरुकी जीव जिसके पीछे क्या होता है? मेरुदंड नहीं होता। इसका एग्जाम्पल और इसके पीछे बहुत सारी जो टेक्निकल चीजें हैं, वो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। यहां पर बस इतना जानिए कि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं सब में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जितने भी नॉन वर्टिब्रेट होते हैं उनमें बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ उसके अपवाद हैं, हमें नहीं जानना, वो जब क्लासिफिकेशन देखा जाए तब देखा जाए, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? देखिए, जैसे एक बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, वो पेट्रोल क्या करता है, आप एक टंके में भराते हैं, वो टंके से एक पाइप निकली होती है और उस पाइप के माध्यम से क्या होता है, वो पेट्रोल कई जगह पे जाता है। इंजन में जाता है, इंजन में जाके वहाँ पर बर्न होता है, बर्न होकर ऊर्जा देता है, वो ऊर्जा उसके क्या बोलते हैं, इंजन को चलाता है, जिससे वो क्या बोलते हैं, चक्री चलता है, और चक्री के चलने के कारण आपका बाइक भी या फिर मोटर कार सब आगे बढ़ता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक क्या है, इंजन है, और इस इंजन को क्या चाहिए? पेट्रोल क्या है? तो भोजन है, और उस भोजन के अंदर का जो ग्लूकोज है वो इस शरीर का क्या है? पेट्रोल है। वो ग्लूकोज क्या करता है? ब्लड में घुलता है, और ब्लड में घुल के एक जगह से दूसरी जगह जाकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम क्या करते हैं? चलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है? एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जिस तंत्र में पूरे शरीर में जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, इन सभी का, और जितने भी कह सकते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ है जिनको शरीर से बाहर निकलना है, इन सभी का पूरे शरीर में कैसे परिवहन हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसी के स्टडी को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में क्या होता है, या फिर किसी भी वर्टिब्रेट के शरीर में पोषक तत्व, यानी जो भी उसके लिए जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए, वो पोषक तत्व, उसके बाद से विटामिन, हार्मोन, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे वास्ट मटेरियल होते हैं। इन सभी का पूरे शरीर में क्या होता है? संचरण होता है, सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ये सारी चीजें जाती हैं। इन्हीं के जाने का जो पैटर्न है, इसी को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली ये परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, आइए समझते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो परिसंचरण तंत्र है ये दो प्रकार का है, ध्यान रखिएगा।
एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और ये क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या अंतर होता है? बेसिक एक अंतर आप जानिए कि देखिए, कुछ ऐसे जीव होते हैं और कुछ ऐसे जीव होते हैं, दोनों में अंदर जानिए। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो जितनी भी चीजें मैंने बताया, क्या क्या बताया, तो हमने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तमाम चीजें हो सकती हैं, पोषक पदार्थ, विटामिन, हार्मोन और जितने भी एक्सक्रीटरी वास्ट मटेरियल होते हैं, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना, एक बंद तंत्र में होता है, एक वेसल्स में होता है, एक नली में होता है, तो उसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो बंद में भी होता है और कहीं ना कहीं जाके वो खुल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आसान है, बहुत अच्छे से देखो। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, जैसे मान लो ये किसी जीव का बॉडी है, किसी जीव का बॉडी है, इसके अंदर वेन्स पाए जाएंगे, नसें पाए जाएंगे। इस नसों में, इस वेन्स में क्या क्या बह रहा है, तो इस वेन्स में क्या क्या बह रहा है, तो आप कहोगे सर जी इस वेन्स में जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जितने भी क्या बोलते हैं विटामिन है, जितने भी हार्मोन है, जितने भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है यानी अमोनिया, सब इस वेन में बह रहे हैं, सब इस वेन में बह रहे हैं, ब्लड भी है, सब इस वेन में बह रहे हैं। लेकिन ये वेन कहीं ना कहीं जाके खुल जाएगा और ये खुल के यहां पर पूरा ये ओपन हो जाए, बह जाएगा पूरा। तो ये क्या है, ये है यहां पर आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन क्लोज में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी क्या है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि कहीं पर भी अगर नस फटा और ब्लड बहा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये वेन्स जाके एक जगह पे खुल जाती है और खुल करके पूरा ब्लड वैसे ही फ्लो हो जाता है। तो ठीक है, इसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और इसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, एक वेन से दूसरे वेन्स जुड़े रहेंगे और ये पूरे वेन्स में क्या होता है, ब्लड चलता रहता है और कहीं ना कहीं से एक जगह से सप्लाई होता रहता है और पूरे ब्लड में वेन्स के माध्यम से यानी नलियों के माध्यम से, पाइप के माध्यम से ब्लड और न्यूट्रिएशन पदार्थ, विटामिन, वसा, ये सारी चीजें क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। जबकि इसमें क्या है, ये फ्लो होते हैं नली में, लेकिन कहीं जाकर नली क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है बेसिकली ह्यूमन बॉडी या फिर जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल है। इसमें दो ग्रुप आपको जानना है, अगेन मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूं। एक है आर्थ्रोपोडा ग्रुप और एक है मोलस्का, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा जिसमें तिलचट्टा वगैरह होते हैं, यानी कीट जिसमें होते हैं, कीट जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सभी का क्या होता है, सभी का सभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इन दोनों को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूं, इसलिए क्योंकि ये दोनों चीजें मैं ऑलरेडी आपको कहां पढ़ाऊंगा, ये दोनों चीजें मैं आपको ऑलरेडी क्लासिफिकेशन लेक्चर में बताऊंगा। तो इसलिए इन दोनों को ध्यान रखेगा, इसको ध्यान रखें। मेरे हिसाब से परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में बेसिक चीजें क्या हैं और इसमें क्या क्या अंतर है, आप जान गए हो। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम को हमें थोड़ा और पढ़ना है। क्या पढ़ना है, चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। इसको मैं थोड़ा मिटा दूं और फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूं। दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बता दिया आपको, दो प्रकार के, ठीक है ना, एक ओपन और एक क्लोज। दोनों में बेसिक अंतर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग आगे चढ़ते हैं, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था, तो साहब जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, जितने भी हार्मोन होते हैं, जितने भी वसा होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, वास्ट मटेरियल होते हैं, इन सभी का शरीर से एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब देखो, अब ये खुला और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में अब हम लोग थोड़ा दूसरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अब इसी का चूंकि हम लोग मानव हैं तो हम लोग को अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है कि मानव में ये सारी चीजें, यानी मानव में ये जो पोषक पदार्थ हैं, ब्लड है, वसा है, विटामिन है, हार्मोन है या फिर अमोनिया, ये जितने भी साल्ट है, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे घूमता है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। किसमें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक जगह लिख गया, आप समझ गए होंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव परिसंचरण तंत्र। और ये जो मानव परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में हम लोग हल्का सा देखते हैं आसानी से। अब इस मानव परिसंचरण तंत्र में
मेन विलेन कौन होता है, मतलब मेन हीरो कौन होता है, तो आपका क्या होता है, मेन आपका हृदय होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्डियो वैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम। जाहिर सी बात है, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हृदय, हार्ट। तो ये जो है मानव में जो मेन होता है रोल जिसका होता है वो होता है हृदय। इसलिए मानव ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक हल्का सा ध्यान रखना है। अब जो ये ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको कितने भागों में बांटा गया है या फिर ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो अगेन ध्यान रखिएगा ये किन किन चीजों से बना है। तो पहली चीज क्या है, तो पहली चीज क्या है, एक तो आपका हार्ट ही हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा आपका। सेकंड चीज क्या है, तो सेकंड चीज आप कहोगे साहब, सेकंड चीज आपका क्या हो गया, सेकंड चीज आपका ब्लड हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, ये ब्लड जिसमें बहता है, किस में बहता है, तो ब्लड वेसल्स में, ठीक है ना। तो तीसरा क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हृदय बोलेंगे, इसको रक्त बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रक्त नलिका बोलेंगे, या फिर वक्त रक्त सिराएं कहेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी आप लिख लीजिएगा, हृदय यानी हार्ट मतलब हृदय, ब्लड मतलब आप जानते ही हैं रक्त, और ब्लड वेसल्स का मतलब होता है, ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, रक्त नलिकाएं या फिर रक्त सिराएं। इन तीन चीजों से मिलकर हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, यानी कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम इन तीन चीजों से मिला है। इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हृदय में मैं पूरा हृदय से कैसे ब्लड का फ्लो होता है उन सभी को मैं बताने वाला हूं। इसी प्रकार ब्लड में जो भी चीजें होती हैं उन सभी को मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। इसी प्रकार ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं, धमनी, महाधमनी, आर्टरी, ठीक है, वेन्स, ये सारी चीजों में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो आप बस जुड़े रहिए, घबराइए बिल्कुल भी मत, जितनी चीज आपको बताई जा रही उतने को तैयार करने की कोशिश करिए। आइए, और अगेन जितने भी अपडेट हैं, डेली अपडेट, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़े, और आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पर रखिए। अब देखिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं, क्यों, क्योंकि मैं अब इस पर एक एक करके बात करने वाला हूं, इसलिए मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है ना। तैयार रहिएगा, देखो घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये इतने चैप्टर है, कई लोग इसको मतलब इतना हाइप बना के रख देते हो, अरे बाप रे बड़ा भयंकर चीज है, नहीं, बहुत ही ईजी है और आसान भाषा में हम इसको सीख सकते हैं। अगर हमें पीएचडी नहीं करना, पीएचडी इसलिए नहीं करना ना, क्योंकि ये हमारे लिए उतनी चीजें जितनी जरूरी है उतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए ब्लड, ठीक है ना। ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ब्लड के बारे में, ठीक है ना। रक्त, रक्त, ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में सबसे पहला पॉइंट वाइज पहले जो फैक्ट है, जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, फिर इसके बारे में तो कथा कहानी करते ही रहेंगे। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, कि ब्लड क्या है, तो आप कहोगे कि एक क्या है, फ्लूइड यानी या फिर लिक्विड, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। टिश्यू क्या है, बहुत बार बता चुका हूं कि कई सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड या फिर लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी तरल संयोजी पदार्थ है। तरल संयोजी पदार्थ क्यों है, देखो, एक तो इसका नेचर लिक्विड है, अगर ठोस रहता है इसको हम सॉलिड कहते हैं, लेकिन ये क्या है, लिक्विड है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, लिक्विड या फिर फ्लूइड। दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू इसलिए क्योंकि इसमें सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये टिश्यू है। और उसके बाद से बीच में क्या बोला मैंने, बीच में मैंने क्या बोला कि ये कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग का मतलब है ये एक जगह को दूसरे जगह से कनेक्ट करता है, यानी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे बॉडी से कौन कनेक्ट करता है, ब्लड। हमारे हृदय में यहां से ब्लड पंप हो रहा है, पूरे ब्रेन से लेकर पूरे शरीर में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यही ब्लड हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट किया है, इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद से मनुष्य के शरीर में एवरेज ब्लड कितना होता है, तो आप कहोगे एवरेज ब्लड सर जी 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के शरीर में एवरेज ब्लड कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेन में वुमेन की कंपैरिजन में, ठीक है ना, मेन में वुमेन की कंपैरिजन में ब्लड ज्यादा पाया जाता है। अर्थात आप कह सकते हो
कि 1 लीटर, यानी वुमन का कितना होता है तो 4 से 5 लीटर, ठीक है ना। मेन का 5 से 6 लीटर, तो वुमन का कितना होगा 4 से 5 लीटर वुमन में ब्लड पाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मोस्टली केसेज में देखा गया है कि ब्लड का जो पीएच है वो कितना है 7.4 है, अर्थात ये क्या है बेसिक नेचर का है। यानी ब्लड का पीएच कितना है तो 7.4 है, यानी ये बेसिक नेचर का है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और, ये जो ब्लड है 5.6%, ये हमारे कुल शरीर के कितना परसेंट है तो 7 से लेकर 8% हमारे शरीर का ये भाग है, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर का लगभग 7 से 8% जो भाग है, भार नहीं भाग, ठीक है ना। तो लगभग हमारे शरीर का लगभग 7 से 8% भाग क्या है तो वो है ब्लड, ध्यान रखिएगा। तो ब्लड जो है हमारे शरीर का लगभग 7 से 8% है, इसलिए इसके बारे में आपको जानना है। और क्या, अब देखो ये 4 से 5 लीटर वुमेन्स में ध्यान रखना, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से। अब देखो एक ध्यान रखना है आपको, स्फिग्नोमैग्नोमीटर, मैनोमीटर, एक पॉइंट ही है, दूसरा एक और, बहुत ये छोटा पॉइंट है लेकिन कई लोग इसको नहीं समझ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना। बहुत एक और क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो क्वेश्चन ये आएगा कि ब्लड प्रेशर को यानी रक्त दाब को या फिर रक्तचाप को किस यंत्र से मापते हैं, तो वो है स्फिग्मोमैनोमीटर, ध्यान रखिएगा। स्फिग्नोमीटर कई जगह लिखा होता है, उसका पूरा नाम क्या है स्फिग्मोमैनोमीटर, हाँ ये एम ही है, ध्यान रखिएगा, एन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो स्फिग्नोमैग्नोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है चेक करता है, ब्लड प्रेशर को चेक करता है। उसी प्रकार ब्लड ग्लूकोज को यानी रक्त में जो हमारा ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज को हम किस में मापते हैं तो mg पर डेसीलीटर में मापते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये छोटी बात है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि mg पर डेसीलीटर ही आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्लूकोज को हम इसी में मापते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी छोटी सी बात हो गई हमारे ब्लड के बारे में, जिसको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इससे थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जानते हैं, थोड़ी थोड़ी बात, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। आइए बढ़िया से आराम से पढ़ना है, बिल्कुल भी पेनलेस पढ़ना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं बढ़िया से, ठीक है। आइए देखो ये हमारा हो गया ब्लड, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा एक हो गया ब्लड, ठीक है ना। इस ब्लड में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है ना, इन सबको मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूं। ये हमारे ब्लड का एक बूंद है, ठीक है ना। इस ब्लड में क्या क्या पाया जाता है मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके बहुत अच्छे से। इस ब्लड के 2 भाग हैं, इस ब्लड को 2 भागों में हमने बांटा, ठीक है ना। ये क्या है तो ये है रक्त, ब्लड है। इस रक्त को हमने 2 भागों में बांटा, एक रक्त का भाग होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना, और दूसरा जो रक्त का भाग होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड कार्पुसेल्स, ठीक है ना, हिंदी में भी आएंगे। ठीक है ना, ब्लड कार्पुसेल्स, ध्यान रखिएगा। एक है प्लाज्मा, प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं रक्त कणिकाएं, ठीक है, रक्त कणिकाएं। अब ये प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, एक चीज और बता दूं, इस ब्लड में और क्या होता है। एक और चीज आप लिख सकते हैं यहां पर, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स। ये 3 चीजें आप कह सकते हो। ब्लड में लगभग 3 चीजें पाई जाती हैं। लगभग ब्लड का 55% हिस्सा, 55% हिस्सा क्या होता है प्लाज्मा होता है। ब्लड का लगभग 45% हिस्सा क्या होता है
कार्पोसेल्स होता है। आप सोच रहे हो कि प्लेटलेट्स कहाँ से, ये प्लेटलेट्स इसी का भाग है, ठीक है ना, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, इसका कोई रोल ही एक डिफरेंट है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप इसका पार्ट मान सकते हो, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भैया, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर जी आप तो हवाबाजी कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखो ये ब्लड कार्पोसेल्स का ये प्लेटलेट्स पाया जाता है। ब्लड कार्पोसेल्स सेल्स में क्या क्या पाया जाता है, तो एक तो प्लेटलेट्स पाया जाता है साहब, सेकंड क्या पाया जाता है, तो RBC पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तीसरा क्या पाया जाता है, WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स पाया जाता है। एक ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, 45% ब्लड कार्पोसेल्स पाया जाता है। ब्लड कार्पोसेल्स में अगेन 3 चीजें और पाई जाती हैं, क्या, तो 3 चीजें हैं आपकी, कौन कौन सी, तो आप कहोगे सर जी RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये 3 चीजें ध्यान रखना, ठीक। उसी प्रकार अब थोड़ा बात हो जाए प्लाज्मा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे सर जी 55%, तो लेकिन इस प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, ये प्लाज्मा किससे बना होता है, तो आप कहोगे सर जी 90% ऑफ प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर। 90% जो प्लाज्मा है ये किससे मिलकर बना होता है, वाटर से, जल से, while 10% of the plasma is made up of different substance like organic, inorganic substance and also some you can say also some प्रोटीन्स, ठीक है ना, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं एक एक करके। अब ये 10% में क्या क्या होता है, तो इस 10% में ऑर्गेनिक यानी जैविक, या फिर इसको कार्बनिक कह सकते हैं, फिर इनऑर्गेनिक क्या पाए जाते हैं, सबस्टेंस पाए जाते हैं, और कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिनके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक ही होते हैं, तो इसके बारे में बात ही क्या करना है, तो आप समझ गए हो। इस 10% में क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या पाए जाते हैं, सबस्टेंस पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आपने क्लियर हुआ आपको कि प्लाज्मा का लगभग 55% हिस्सा क्या है, ब्लड का लगभग 55% हिस्सा क्या है, तो आप कहोगे प्लाज्मा है। फिर उसके बाद से आप कहोगे कि प्लाज्मा का लगभग 90% हिस्सा क्या है, वाटर है, जल है, और 10% क्या है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है, सबस्टेंस है। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, तो वही चीजें, कौन कौन सी चीजें, तो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ठीक है ना, उसके बाद से कैल्शियम आप कह सकते हो, ये तमाम चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है, तो इसमें पाया जाएगा। ऑर्गेनिक सबस्टेंस में क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस में पाए जाते हैं आपके प्रोटीन्स, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, जिनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से प्रोटीन, तो आइए, बहुत ही आसान है। पहला है, एक है एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है ना। दूसरा आ जाइए तो ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तीसरा आपने नाम सुना होगा फिब्रिनोजन या फिर फाइब्रिनोजन के लोग कहते हैं, ठीक। और चौथा आप प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, फिर ग्लोबुलिन, फिर फिब्रिनोजन, और फिर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ये चारों के चारों प्रोटीन कहां पाए जाते हैं, ये चारों के चारों प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, क्या मिटा दूं, इस मामले से हमको मतलब नहीं है, तो इसको थोड़ा मैं साइड करता हूं, क्योंकि हमें थोड़ा मिल जाए जगह फिलहाल, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लाज्मा। तो ये तीर को भी हम थोड़ी मारते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा मतलब क्या है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो आप, तो इस तीर को भी हम मारते हैं गोली। इन सब का रोल क्या होने वाला है प्लाज्मा का, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जा रही हैं, ठीक है। तो ये रहा, अच्छा, अब देखो ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है, तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है,
या फिर इसको दूसरी भाषा में कहें, ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन सा? एल्बुमिन। बहुत ही आसान है ये जो ऑनकोटिक प्रेशर है, ठीक है ना, इसको सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ऑस्मेटिक प्रेशर को बना मेंटेन रखता है। जरा समझते हैं, बहुत ही आसान है। जरा एक बात बताओ, अगर ब्लड के वेसल्स में, नलियों में प्रेशर मेंटेन न रहे तो क्या होगा? अगर मैं ये हाथ ऊपर उठाता हूं तो क्या ये मेरी उंगली कितना, अगर 10 घंटे उठाए रहे तो क्या मेरी उंगली में ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा क्या? आंसर है नहीं। अगर इस हिसाब से देखो तो अगर प्रेशर हमारे नलियों में नहीं रहता, ब्लड वेसल्स में, तो क्या होता? हमारे शरीर का पूरा ब्लड हमारे पैर में जमा हो जाता अगर जब हम खड़े होते। अगर हम सोते तो पूरा हिस्सा, पूरा ब्लड हमारे पीठ में लग जाता। इसी प्रकार अगर हम सर के बल लेटते तो पूरा ब्लड हमारे सर में चला जाता। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। आप किसी भी पोस्चर में रहो, आप किसी भी पोस्चर में रहो, फिर किसी भी स्टाइल में बैठो उठो, आपके ब्लड का पूरा सर्कुलेशन होता रहता। किसकी वजह से? इस ऑस्मेटिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये हमारे नलियों में एक प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करता है, जिससे पूरी जगह ब्लड का सप्लाई आराम से होता है। एक काम, पहला काम इसका क्या है? एल्बुमिन का, तो पहला काम ये है। और दूसरा ये क्या काम करता है? ये एंटीबॉडी का काम करता है, यानी एंटीबॉडी यानी शरीर की प्रतिरक्षा का काम करता है। दो चीजें, ठीक है। सेम ग्लोबुलिन के बारे में क्या करना है? तो सर जी कहोगे, सर जी ये भी एंटीबॉडी का काम करता है, यानी शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है, ठीक है ना। ग्लोबुलिन क्या करता है? शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है, शरीर में। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों के दोनों क्या करते हैं? दोनों के दोनों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी रुधिर के थक्का जमने में, रुधिर के थक्का या फिर क्लॉट होने में, थक्का जमने में हेल्प करते हैं। ध्यान रखिएगा, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आया तो आपको क्या मानना है? फिब्रिनोजन। दोनों ऑप्शन में आया है तो फिब्रिनोजन मानना है। अगर कभी ऑप्शन ज्यादा टफ हो गया और अगर उसके जगह पे क्या आ गया? प्रोथ्रोम्बिन आ गया, तो आपको प्रोथ्रोम्बिन मारना है। ध्यान रखिएगा ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? कोई नली है, वेसल्स है, ब्लड इसमें बह रहा है, कहीं से यहां पर चोट लग गया और ये ब्लड यहां से बहने लगा बाहर। अब ऐसा होगा तब तो क्या होगा? पूरे शरीर का ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर कुछ अवरोध बनाने के लिए, कुछ बैरियर बनाने के लिए कुछ सेल आते हैं, और जो प्रोटीन आते हैं वो क्या करते हैं? यही फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं? सेल कुछ प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और वो प्रोटीन जाकर यहां पर क्या होते हैं? एक जेली लाइक, जैसे सोचो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिक्विड एंड जेल। तो आप क्लोजअप करते हो तो क्लोजअप क्या है? एक जेल है, जबकि जो पानी पीते हो वो क्या है? लिक्विड है। पानी प्रॉपर बह रहा है किसी नली से, अगर वहां पर हम क्लोजअप लगा दें तो वो रोक देगा धीरे धीरे, और पूरी तरीके से अगर लगा दें क्लोजअप तो वो क्या कर देगा? ब्लड के बाहर को निकलना बंद कर देगा। ये एल्बुमिन क्या करता है, या फिर फिब्रिनोजन या फिर प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? ये वहीं जहां पर कटा होता है वहीं पर जाके एक जेल लाइक, ठीक है ना, सेमी लिक्विड जिसको हम कहते हैं, या फिर सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं आप उसको, तो वो जेल लाइक एक जाके प्रोटीन को वहां पर सेल का निर्माण करके वहां पर लगा देता है। जब यहां पर सेल एक जेल लाइक चीजें यहां पर बना देगा, जेल लाइक, तो यहां से ब्लड ये बाहर नहीं जाने देगा, और धीरे धीरे ये त्वचा भी बढ़िया हो जाएगी और पूरा हमारा ब्लड सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये काम ऐसे करता है, ठीक है ना। तो अच्छे से एक और चीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन चारों का निर्माण, इन चारों प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? यकृत, लिवर में। इन चारों प्रोटीन का निर्माण होता है आपके लिवर में। इसलिए आप समझे कि लिवर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके शरीर में, क्योंकि ये सारी चीजें का काम लिवर करता है। इसलिए आप अपने लिवर को मजबूत रखें, ठीक है ना। तो ये रहा आपके पूरे सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। हमने हल्का सा आपके प्लाज्मा के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार जो भी ब्लड से रिलेटेड कुछ और फैक्ट होंगे उन सभी फैक्ट को मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा।
तो आपको आज जो आपने पढ़ा है इस सभी को बढ़िया से पढ़ लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को बताइए। मैं साइंस सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि इससे आपको एग्ज़ाम निकले। देखो आपका एग्ज़ाम तो निकलेगा ही निकलेगा। एग्ज़ाम में भी देने का क्या कारण है, आपने कभी सोचा है इसने साइंस क्यों दिया, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आखिर देने का कारण क्यों है? कभी आपने इस बारे में सोचा? जिस दिन आप सोचोगे उस दिन आप एक अच्छे नागरिक बन जाओगे, ये मेरा वादा है। तो साइंस आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, आपको इसलिए भी पढ़ना है कि आपको अपने शरीर को कैसे हेल्दी रखना है, इसलिए भी पढ़ना है। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपने इस वे में पढ़ा तो आपका एग्ज़ाम भी निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो खुद आप हमको एग्ज़ाम हाल में याद नहीं करोगे ना, तो फिर कहोगे। मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप मुझे एग्ज़ाम हाल में ज़रूर याद करोगे, और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ, आप याद करोगे हाँ कि हाँ सर ने ऐसे बताया था। और ऐसे ही मेरे एग्जाम्पल जो बहुत ही तुच्छ एग्जाम्पल होते हैं वो आपके दिमाग में याद आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़िया से ऐसे ही जुड़े रहिए और अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।